हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा बाहर साउंड चल रहा है, अगर आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इसको। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना यूपी आरओ एआरओ प्रैक्टिस सीरीज। आपको पता होगा इसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम पूरे 140 क्वेश्चन एक ही बार डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको वो अच्छे से इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। आप इसको प्रोडक्टिव रूप में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम उसको 3 या 4 भागों में करके डिवाइड करेंगे और फिर समझेंगे। देखिए, होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए तो आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसके ए बी सी डी सभी को अच्छे समझते गए तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे में आप एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने टेस्ट दे लिया होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इधर संस्थापक दिए हुए हैं, वंश दिया है और फिर संस्थापक दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि इनमें से किसका मिलान सही सुमिलित है। ए कह रहा है सैयद वंश खिज्र खां, बी कह रहा है तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, और सी कह रहा है पाल वंश गोपाल, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर यही क्वेश्चन डेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए मिलता आपसे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर देखें तो आसान था। इसका सही आंसर होगा डी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की अगर बात करें तो सैयद खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1414 में की थी इसकी स्थापना। और किसके स्थान पे की थी? तो आपको पता होना चाहिए, तुगलक वंश के स्थान पे की थी, क्योंकि 1413 में तुगलक वंश खत्म हो जाता है, उसके स्थान पे आ जाता है सैयद वंश। तो ये तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी और 1413 तक चलता है। और सैयद वंश कब शुरू होता है? 1414 में। जैसे ही तुगलक वंश खत्म होता है उसके स्थान पे सैयद वंश आ जाता है। अब पाल वंश की बात करें तो आपको पाल याद होगा, गोपाल, ये कहाँ के हैं? ये लोग बंगाल रीजन में थे, पाल वंश। और इसकी स्थापना किसने की था? गोपाल ने किया था। और ये कब तक था? 8 से 12वीं सदी तक था। बंगाल में ये लोग शासन करते थे। ऐसे में हमारा आंसर हो जाता है डी। तो आप याद रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 में। पाल वंश की 8वीं सदी में होती है। और इनमें से हमारा सही आंसर था डी। उम्मीद आपको ऐसे में समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। आपको इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। देखिए, आपको कहीं कहीं ऐसे थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। देखिए, हम अगर देखें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन से संधि से समाप्त हुई थी? तो कह रहा है मद्रास की संधि से। बी कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से। सी कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चतुर्थ कह रहा है आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली की मृत्यु से खत्म हुई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? नहीं है, सही नहीं है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम इसके बारे में देखें तो प्रथम कब हुई थी? प्रथम जो यहाँ पे संधि हुई थी ये 1768 में होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध और संधि होती है मद्रास की संधि के साथ खत्म होती है ये। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। और उस समय कौन था? दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होती है। ये कब होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संधि होती है तो 1780 में होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संधि। और मैंगलोर की संधि इसको कहते हैं 1780 में होता है। फिर अगर तृतीय की बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, हैदर अली की मृत्यु किस में होती है? हैदर अली की मृत्यु द्वितीय में ही होती है। 1780 और 84 के बीच में ही होती है हैदर अली की मृत्यु। और किसके कारण होती है? तो कैंसर के कारण होती है। आप ये बात याद रखें। यूपी में थोड़ा जटिल क्वेश्चन बनाते हैं, पूछ लेते हैं कि कैसे उसकी हैदर अली की मृत्यु हुई थी। युद्ध में लड़ते वजह से नहीं हुई थी, उसकी हैदर अली की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। तो हमारा अगर तीसरा कथन देखें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुई थी, ये बिल्कुल सही है। तृतीय की बात कर रहा है तो टीपू और कॉर्नवालिस के बीच होता है 1790 के आसपास, तो ये बिल्कुल सही है। अगर चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जब बताइए हैदर अली पहले ही मर गया द्वितीय में ही, तो तृतीय में कैसे मरेगा? यहाँ पे होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, ऐसे में लॉर्ड वेलेस्ली रहता है। तो सही आंसर हमारा हो गया डी। और ये कब हुआ था? 1799 के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन था, वर्ष 1910 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप का संपादन किसने किया था? ए कह रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने, बी कह रहा है अब्दुल हलीम ने, सी कह रहा है शिव प्रसाद गुप्ता ने, और डी कह रहा है कृष्णदत्त पालीवाल ने। बताइए इनमें से किसने किया था? 1910 में प्रताप
प्रकाशित किया था प्रताप पत्रिका को। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसके बारे में देखें हमारा सही आंसर होगा ए। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसके प्रकाशन किया था और कहाँ से किया था, कानपुर से। आपसे पूछा जा सकता है शहर का नाम, पत्रिका का संबंध किससे है, तो आप याद रखिए गणेश शंकर विद्यार्थी से है। कौन सी पत्रिका, तो प्रताप। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था, कानपुर से। इतनी सी बात थी, इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था? ए कह रहा है इलाहाबाद अधिवेशन 1888, बी कह रहा है कलकत्ता अधिवेशन 1890, सी कह रहा है मद्रास अधिवेशन 1894 और डी कह रहा है बनारस अधिवेशन 1905। तो बताइए इनमें से कादम्बिनी गांगुली ने किसको संबोधित किया था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसमें देखें जिसको इन्होंने संबोधित किया था उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। आपको अगर फिरोज शाह मेहता के कब अध्यक्षता किए थे याद हो तो कर सकते हैं। देखिए इसको ये है 1890 कलकत्ता अधिवेशन को इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी और इसी में इन्होंने संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली ने। और ये कहाँ से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली स्नातक महिला थी कादम्बिनी गांगुली। पूछ सकता है कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहली स्नातक महिला कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली थी। इन्होंने किस अधिवेशन को संबोधित किया था, कलकत्ता अधिवेशन को। कब हुआ था, 1890 में हुआ था। इतनी सी बात इसमें याद करने वाली चीज़ है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अरविंद घोष की रचना नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सी एक अरविंद घोष की रचना नहीं है। ए कह रहा है द लाइफ डिवाइन, बी कह रहा है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सी कह रहा है एसेज ऑन गीता और डी कह रहा है एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, टू द ड्रीमलैंड। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने लगाया है अपना माना है यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये किन की बुक है बताइए? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड अगर देखें तो ये भगत सिंह की बुक है, बाकी सारी सही हैं। और द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, द लाइफ डिवाइन। और फिर देखें द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी उन्हीं के है। एसेज ऑन गीता, ये भी अरविंद घोष की ही हैं। ये सारी उनकी थी। लेकिन अगर एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये किसकी है, भगत सिंह की है। तो आप कहीं भी पूछा जा सकता है आपके, तो बता दीजिएगा वहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर कहीं और भी पूछ सकता है कि एसेज ऑन गीता किसकी बुक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरविंद घोष की है। द लाइफ डिवाइन ये भी अरविंद घोष। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को लगाया होगा। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये भगत सिंह से संबंधित है इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में गांधी जी ने लिखा कि अगर केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। ये किस में लिखे थे गांधी जी ने? ए कह रहा है नवजीवन में, बी कह रहा है यंग इंडिया में, सी कह रहा है हिंद स्वराज में और डी कह रहा है इंडियन ओपिनियन में। आप यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं? पहला ये सीख सकते हैं ये चारों पत्रिकाएं गांधी जी से संबंधित हैं। दूसरा इन्होंने किस में लिखा था, तो यंग इंडिया में। आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स लगा सकते हैं। देखिए ऐसे जो होते हैं शब्द, कायरता और हिंसा में से किसी को चुनो तो हिंसा कौन कर सकता है? कोई बुजुर्ग आदमी तो कर नहीं सकता, यंग आदमी ही करेगा। ऐसे में यंग इंडिया में ही इन्होंने प्रकाशित किया था। बी आंसर इसका करेक्ट है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्रिटिशकालीन आयोग और गवर्नर के बारे में, जनरल गवर्नर के बारे में बताना है या वायसराय के बारे में बताना है। ए कह रहा है सिंचाई आयोग कब आया था? इनमें से कौन सही सुमिलित नहीं है आपको ये बताना है। सिंचाई आयोग कह रहा है लॉर्ड कर्जन, बी कह रहा है एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन, सी कह रहा है दुर्भिक्ष आयोग लॉर्ड लीटन और डी कह रहा है फ्रेजर आयोग लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं मैच है, करेक्ट मैच नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है डी फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसको कर्जन ने किया था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था वही वाला कर्जन है ये। कब इसका गठन किया था? 1902 में लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर आयोग की गठन किया था, इसलिए ये हार्डिंग दिया हुआ जो कि गलत है। 1902 में किसने किया था? कर्जन ने। यही बंगाल विभाजन भी करवाया था। और देखें यहाँ पे सिंचाई आयोग, ये भी कर्जन से ही संबंधित है। सिंचाई आयोग 1901 में और 1902 में फ्रेजर आयोग था। चलिए और यहाँ पे एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन से संबंधित है, बिल्कुल सही है।
दुर्भिक्ष आयोग लॉर्ड लिटन से संबंधित है, ये भी सही है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक दिन को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? बताइए अगर आपको पता हो तो। देखिए ऐसे ही यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, डेट बहुत फैक्चुअल होते हैं, मतलब 2-3 दिन के ही गैप होते हैं, आसानी से छांटा नहीं जा सकता अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है आपको तो बताइए इनमें से किस डेट को मनाया गया था? कौन सा खिलाफत दिवस मनाया गया था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को, सी इसका करेक्ट है। और खिलाफत दिवस मनाया गया था। इससे खिलाफत आयोग मतलब जो आंदोलन था, इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और जमल खान अबुल कलाम आज़ाद। ये 4 लोगों का नाम आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन लोग इससे संबंधित हैं। शौकत अली थे, मौलाना मोहम्मद अली, अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, ये 4 लोग थे। और कब मनाया गया था खिलाफत दिवस? 17 अक्टूबर 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक में से किस एक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में की गई थी? आपको ये बताना है। अगर आपको पता हो तीनों तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। ए कह रहा सुत पिटक, बी कह रहा विनय पिटक और सी कह रहा अभिधम पिटक और डी कह रहा सभी। अगर आपने इसमें डी लगाया है तो बिल्कुल गलत है। डी इसका सही आंसर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब प्रथम संगति हुई थी, कहाँ पे प्रथम संगति हुई थी? अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी बता दीजिए तो अच्छा होगा। देखिए पहली जो संगति हुई थी इसमें सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन कर दिया गया, लेकिन तीसरी वाली में जब हुई, तीसरी संगति हुई तो अभिधम पिटक का गठन कर दिया गया था, संकलन अभिधम पिटक का कर दिया गया। अब बताइए इसमें विनय पिटक का संबंध किससे है? विनय पिटक किससे संबंधित है? यहाँ पे विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक क्या कहते हैं? विनियमित करता है, जो संघ के सदस्य होते हैं उनको विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे वंश दिए हुए हैं और संस्थापक दिए हुए हैं। फिर से दोबारा वही पेज है, रिपीट हो गया पेज, 1 मिनट। हम लोग कहाँ थे? 10 नंबर क्वेश्चन पे देखना है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है? इनमें से कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं? देखिए लोथल के बारे में आपको पता होगा, अभी ये न्यूज़ में भी था। क्यों न्यूज़ में था अब नीचे जरूर बताइए अगर आपको याद हो तो, वरना नहीं है तो गूगल कीजिए, आपको ज़्यादा और सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी। देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें पता हुई थी हमको ये देखना है। यहाँ से फारस की मुद्रा, तो बिल्कुल फारस की मुद्रा प्राप्त हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा था? डाकयार्ड था, क्योंकि व्यापार होता था तो वहाँ के फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, 1 और 3 तो बिल्कुल सही है। 3 युगल समाधियाँ अगर आपको पता है तो कर लेंगे, बिल्कुल प्राप्त हुई थी 3 युगल समाधियाँ यहाँ से। लेकिन स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। यहाँ से कहाँ से ये प्राप्त हुआ था? ये हड़प्पा सभ्यता से हुआ था। इसको उर्वरता की देवी बोलते थे, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, इसी चीज़ से पता चलता था। तो हमारा सही आंसर हो गया इसमें 1, 2, 3, सी आंसर सही है। जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम काल में चोलों की राजधानी थी, संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर, उरैयूर और यहाँ पे दिया है गैंगेकोंडा चोलपुरम, गैंगेकोंडा चोलपुरम, और डी दिया है नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से कौन सी थी चोलों की राजधानी? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है उरैयूर तो बिल्कुल सही है। उरैयूर उनकी राजधानी थी, किसकी? चोलों की, संगम काल में। तो 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है। और यहाँ पे दे रहा है पहला कथन, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। 2 कह रहा है कि मिहिर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी तथा इनके आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने जो मिहिर भोज वैष्णव धर्म अनुयायी थे और इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें हम यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाभट्टम ने इसकी स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? तो 1730 के समय में नाभट्टम ने इसकी स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। और कब स्थापना की थी? 1730 ईस्वी के आसपास की थी। तो
पहला आंसर हमारा गलत हो गया, पहला विकल्प। दूसरा सही है यहाँ पे। मिहिर भोज जो थे वैष्णव धर्म अनुयायी थे और उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो दूसरा जिसमें उसको काट सकते हैं, आप आसानी से ए पे आंसर लगा सकते हो, क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया था, तो हमारा आंसर सही हो गया 12 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य चुनना है। पहला देखें, असहयोग आंदोलन की पुष्टि 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुई थी। बी कह रहा है हिंदू मुस्लिम असहयोग आंदोलन से नज़दीक आए। सी कह रहा है गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के बारे में लिखा। उपरोक्त में से सभी सत्य हैं, तो बताना इसमें से कौन सा असत्य है। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसमें अगर हम देखें तो गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के बारे में नहीं लिखा था, इसको लिखा था यंग इंडिया में। अभी हमने देखा था पीछे ही यंग इंडिया, इसमें भी यंग इंडिया के बारे में लिखे थे। उसमें क्या था यंग इंडिया में? कायरता और किसमें? विद्रोह में। विद्रोह कायरता या ऐसे ही कुछ था, मतलब अगर अराजकता या विद्रोह था, दोनों में से किसी को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? गांधी जी अराजकता को ही चुनेंगे। तो यहाँ पे भी गांधी जी नवजीवन में नहीं लिखा था, यंग इंडिया में लिखा था। तो सही आंसर हमारा हो गया सी, क्योंकि गलत पूछा था और यही गलत है। पहला जो देखें यहाँ पे, असहयोग आंदोलन की पुष्टि नागपुर अधिवेशन में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, तो आप याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन पूछे तो 1920 में हुआ था। हिंदू मुस्लिम असहयोग आंदोलन से नज़दीक आए, तो ये भी सही बात है। और इसमें नवजीवन पत्रिका होगा, यहाँ पे यंग इंडिया होगा, नवजीवन पत्रिका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल काल में नौसेना का पुनर्गठन किया गया तथा नौसैनिक बेड़ों की शक्ति बनाया? किसने बनाया था ये बताना है आपको। नौसेना का पुनर्गठन किसने किया और नौसैनिक बेड़े को शक्तिशाली किसने बनाया था? ए दे रहा है मिर्जुमला ने, बी कह रहा है अमीर खान ने, और सी कह रहा है शाइस्ता खान ने, और डी कह रहा है अब्दुल्ला ने। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? किसने नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया था मुगल काल में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा दिया हो। शाइस्ता खान जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल सही है। शाइस्ता खान ने क्या किया था? नवल पावर बढ़ाया था, नौ शक्ति इसका बढ़ाया था, पुनर्गठित भी किया था। शाइस्ता खान का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया है हड़प्पाकालीन स्थल और खोजकर्ता, किसने किसकी खोज की थी आपको ये बताना है। बनवाली की खोज किसने की थी? यहाँ पे दिया R.S. बिष्ट। बी कह रहा है धौलावीरा के M.G. मजुमदार। सी कह रहा है आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, और डी कह रहा है रोपड़ Y.D. शर्मा। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए धौलागिरा की खोज किसने की थी? देखिए धौलागिरा बनवाली दोनों R.S. बिष्ट ने की थी। अभी ये न्यूज़ में है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी धौलावीरा की, और ये न्यूज़ में है। इसके बारे में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बनवाली की खोज R.S. बिष्ट ने, धौलावीरा की खोज R.S. बिष्ट ने ही की थी, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने, और रोपड़ की Y.D. शर्मा ने। अब बस याद रखिएगा, हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक काव्य के रचनाकार का संबंध किससे है? किस वंश से है आपको ये बताना है। हाला यहाँ पे दिया हुआ है, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक, यहाँ पे तो सही दिख नहीं रहा, मुक्तक काव्य की रचना हाल का संबंध निम्न में से किस वंश से है? हाल के बारे में बताना है। देखिए 16 में देखें, 16 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका संबंध किस? हाल का संबंध, हाल इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो आपको बताना है। इसमें देखिए सही आंसर है आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ये सही दिख नहीं रहा, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यास्ये कथन की पहचान कर, सत्य कथन की पहचान करें। देखिए सही दिख नहीं रहा, सत्य कथन की पहचान कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचान करना है। ए कह रहा है तराइन युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। 2 कह रहा है चौहान की पूरी वंशावली बिजौलियों अभिलेखों में मिलता है, बिजौलिया अभिलेख में मिलता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है सी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी, ये तो बिल्कुल सही बात है। तराइन के युद्ध के समय में अगर देखें
तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में होता? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। कब हुआ था? तो 1191 से 92 के बीच में होता, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। द्वितीय कब होता है? फिर 92-93 में हो जाता है द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर तृतीय कब होता है? इल्तुतमिश, तृतीय होता है 1215 में इल्तुतमिश और कबूचा के बीच में। ये बिल्कुल सही बात है। इसी समय क्या होता है? तुर्की राज्य की स्थापना होती है तराइन के युद्ध के पश्चात। और दूसरा देखें यहाँ पे, चौहानों की पूरी वंशावली बिजौलिया अभिलेख में मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ अन्य के बारे में बात करें, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ अन्य अभिलेखों के बारे में अभी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आप नीचे वाला आंसर शायद सॉल्व कर लेंगे। उतमेरूर अभिलेख का संबंध निम्न में से किससे है? उतमेरूर अभिलेख बताइए किससे संबंधित है? उतमेरूर अभिलेख ए कह रहा है चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से, बी कह रहा है चोलों और राष्ट्रकूटों के युद्ध से, सी कह रहा है अशोक के युद्ध से, और डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। उतमेरूर अभिलेख का संबंध किससे है? चोलकालीन स्थानीय शासन से संबंधित है। स्थानीय शासन से हमेशा यूपीएससी भी पूछता है, यूपीपीसीएस भी पूछता है, और आरओ में भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें पंचायती राज के ऊपर जरूर देख लें। और इससे संबंधित अगर हिस्ट्री में भी कुछ तथ्य मिलते हैं तो उसको भी थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे तो आपको याद रहेगा। उतमेरूर अभिलेख का संबंध किससे? चोलकालीन स्थानीय शासन से संबंधित है उतमेरूर अभिलेख। अब कुछ अन्य अभिलेखों की बात करें, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? बताइए। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। अगर देखें एहोल जो है अभिलेख का संबंध किससे? अभी हमने इसका गलती से नाम ले लिया, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? बताइए। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश से है। तो ऐसे कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उनको देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था? इनमें से कौन सा ऐसा अधिकारी था सल्तनत काल में जो क्या करता था? सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था। ए कह रहा है अमीर ए बहर, बी कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है मुशरिफ ए मुशरिफ ए मुमालिक, सी कह रहा है अमीर ए दाद, और डी कह रहा है सर ए जानदार। बताइए इनमें से कौन से ऐसे हैं जो क्या करता था? सुल्तान का अंगरक्षक का प्रधान होता था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी सर ए जानदार, तो बिल्कुल सही बात है। सर ए जानदार क्या होता था? सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था। अब इसमें अन्य चीज़ें देखें तो देखिए, अगर देखें सर ए जानदार तो आप लोगों ने देखी है, ये रक्षक होता था। अगर देखें अमीर ए बहर का संबंध किससे था? ये क्या करता था? नौका प्रबंधन का काम करता था, जो नौसेना होती है उसका मैनेजमेंट करता था ये अमीर ए बहर। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं। मुशरिफ ये मामूलक का संबंध किससे था? बताइए। मुशरिफ है मामूलक का संबंध, ये क्या करता? आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। जो भी खेत कृषि से या अन्य तरह का टैक्स लिए जाते थे उनका लेखा जोखा रखता था मुशरिफ ए मामूलक। अगर देखें अमीर ए दाद का संबंध किससे था? अमीर ए दाद क्या करता? सुल्तान के अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता था, उसके जगह पे काम करता था, अध्यक्ष के रूप में काम करता था अमीर ए दाद। उम्मीद आपको सभी समझ में आ गया होगा। हो सके तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या लिख लें तो याद रहेगा आपको। अब आगे आपके पास एटलस हो तो एटलस खोल लीजिएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे एटलस के मैप वाले, जिनको हम मैप में देखेंगे, और बहुत सारे विवरण है उसके बारे में, आपको याद रखना जरूरी है। मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से सारा रिकॉल हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई हाजिम उल मुल्क की उपाधि को खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने त्यागा था? हाजिम उल मुल्क उपाधि किसको दी गई थी? आपको ये पता होगा तो किसने त्यागा था, आप ये आसानी से चाट लेंगे। देखिए, ए कह रहा है हकीम अजमल खान ने, बी कह रहा है शौकत अली ने, सी कह रहा है डॉक्टर किचलू ने, और डी कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। उम्मीद है सभी इसमें ज़्यादातर लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर किचलू को तो छाट लेंगे, फंसेंगे आप लोग ए और बी में। अगर आपको पता हो कि हकीम अजमल खान ने इसको त्यागा था तो बिल्कुल सही बात है, इसका ए आंसर सही है, हकीम अजमल खान ने इसको त्यागा था, ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। चलिए, फिरोज शाह तुगलक अनुमोदित कर व्यवस्था में से कौन एक लूट कर धन था? मतलब इनमें से कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुमोदित कर व्यवस्था में कौन सा एक लूट का धन था? इनमें से लूटा गया धन कौन सा था? ए कह रहा है खराज,
बी कह रहा जजिया, सी कह रहा जकात और डी कह रहा खुम्स। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें यहाँ पे जो खुम्स था ये कैसा कर था, एक तरह का लूट का था, जो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के समय में लूट से लाए जाते पैसे वो था। अब इसमें आप बताइए कितने परसेंटेज जो थे, कितना भाग वो अपने पास राजा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शासक रख लेता था और कितने सैनिकों में बांटी जाती थी। तो 1/5 हिस्सा था वो राज्य अपने पास रख लेता था और 4/5 हिस्सा क्या करता, सैनिकों में बांट दिया जाता खुम्स। ये क्या था, लूट का धन था। लूट खोस आप समझ थोड़ा बहुत इससे जोड़ के देख सकते हैं, याद रख सकते हो तो याद रख लीजिएगा। अगर देखें खराज की बात, तो खराज क्या था, ये दान में दिया गया तो धार्मिक एक तरह का कर था, मतलब दान में डोनेट किया गया हुआ एक तरह से ये राजस्व था। तो खराज क्या था, राजस्व संबंधित से डोनेट किया हुआ, डोनेशन वाला था। और जजिया तो आप लोगों को पता ही होगा, जजिया क्या किया था, गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर था। फिर यहाँ पे अगर जक़ात की बात कर लें तो जक़ात क्या था, जक़ात भी एक तरह का धार्मिक कर था। ये भी दिया जाता था किसको, मतलब अगर आप समझ सेवा करना चाहते हैं धार्मिक रूप से तो दे सकते थे जक़ात, ये भी एक तरह का धार्मिक कर था। जजिया को सर्वप्रथम किसने लगाया था बताइए, जजिया को सर्वप्रथम लगाया था मोहम्मद कासिम ने। लेकिन इसको क्या किया था, पृथक किसने किया था, राजस्व को एग्रीकल्चर वाले से किसने पृथक किया था, स्पेशली इसको धार्मिक किसने बनाया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। इसलिए जजिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। तो दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने, और सर्वप्रथम इसको किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर पूछ ले सिंध पर किसने लगाया था तो मोहम्मद बिन कासिम ही होगा। चलिए अगला है यहाँ पे विद्रोह दिया हुआ है, अन्यता दिया हुआ, आपको मैच करना है। रामोसी विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, खासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, और साइड में आपको मैच करना है जतरा भगत, चित्तर सिंह, जगबंधु और तीरथ सिंह। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने लगाया है पहले मिला लेते हैं। समोसी विद्रोह किससे संबंधित है, समोसी विद्रोह से संबंधित कौन है, नहीं पता होगा। ताना भगत के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जतरा भगत थे। देखिए यहाँ भगत, यहाँ पे भी भगत, आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं, ताना भगत जतरा भगत, आसानी से। बी का एक देखिए आसानी से निकल गया, सी एक ही में आंसर है, सी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ताना भगत जतरा भगत। अब खासी विद्रोह का संबंध किससे है, सी का, देखिए सी का आगे हमारा 4, सी के 4 तीरथ सिंह। खासी विद्रोह तीरथ सिंह से संबंधित था। पाइका विद्रोह बताइए, पाइका विद्रोह अब तो आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ पे पाइका 4 है, 4 का 3, पाइका विद्रोह जगबंधु। अब इस तरीके से छांट सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझ सकते। ताना भगत इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे जतरा भगत ने किया था। ये कब हुआ था और किस रीजन में हुआ था, तो 1914 से 20 के बीच में हुआ था और उड़ीसा रीजन में हुआ था। कौन सा, ताना भगत विद्रोह। खासी विद्रोह की बात करें, खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, ये मेघालय में हुआ था। गारो खासी जनतिया के बारे में आप सुने होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो। और इसके नेता कौन से थे खासी विद्रोह के, तीरथ सिंह थे। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, पाइका विद्रोह की बात करें तो जगबंधु सिंह इसके नेता थे और ये उड़ीसा में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1817 में। कुछ अन्य के बारे में, उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह के बारे में पूछें तो आपसे कहाँ बताएंगे, ये झारखंड रीजन में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके नेता थे और 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। ऐसे कुछ विद्रोहों के बारे में थोड़ा सा नाम आप याद रखेंगे तो एलिमिनेट करके आप आसानी से आंसर लगा लेंगे। चलिए अगला है वह युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और भारतीय बाजार से बाहर कर दिया था उनको। ये दिया है वांडीवास का युद्ध, बी दिया है बेदरा का युद्ध, और सी दिया हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध, डी दिया कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। उम्मीद है सभी लोगों ने तो इसको, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर लिया हो, क्योंकि इस समय हम लोगों ने देखा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो गए वांडीवास के युद्ध में और बेदरा के युद्ध में। देखिए अगर हम यहाँ देखें तो बेदरा के युद्ध में कौन गया था बाहर, यहाँ पे डचों के बारे में पूछ रहे हैं तो बेदरा के युद्ध में डच जाते हैं, तो हमारा सही आंसर बी हो गया। बेदरा के युद्ध में डच बाहर निकल जाते हैं। ये कब होता है, 1759 में होता है बेदरा का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है, जस्ट इसके 1 साल बाद ही होता है। और वांडीवास के युद्ध में कौन बाहर होता है, फ्रांसीसी हो जाते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया बी। जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही है। वांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है और इसमें फ्रांसीसी बाहर होते हैं। और 1759 के बेदरा के युद्ध में कौन बाहर होता है, तो इस समय डच बाहर होते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम से नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, मतलब दोनों अलग हो गए, तो बताइए। इसमें खास अध्यक्षता को लेकर के धीरे धीरे विवाद उत्पन्न होता है और ये काफ़ी गंभीर हो जाता है और 1907 में विभाजित हो जाते हैं।
तो बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ए कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, बी कह रहा है असहयोग आंदोलन, सी कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन और डी कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपको पता होगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए, ये सूरत अधिवेशन के समय विभाजित हुआ था, तो सूरत अधिवेशन को अगर आपको पता हो तो भारत छोड़ो आंदोलन इस समय तो था नहीं, सबने अवज्ञा आंदोलन ये भी नहीं था, स्वदेशी आंदोलन कब होता, असहयोग आंदोलन कब होता, बताइए। देखिए, ये होता है हमारा सही होगा स्वदेशी आंदोलन, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखें, सूरत अधिवेशन में तो लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय को लेकर के कौन था, गरम दल समर्थन कर रहे थे, उनको अध्यक्षता मिलनी चाहिए, और नरम दल रास बिहारी घोष को, और फाइनली रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, बनारस अधिवेशन। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी और बहिष्कार शब्द इसमें जोड़े गए थे, इसमें डिस्कस किए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार शब्द, इसी में पहली बार उपयोग किया था स्वदेशी शब्द, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्लारपुर कागज निर्माण उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। बल्लारपुर कागज उद्योग निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ए कह रहा उड़ीसा में, बी कह रहा पश्चिम बंगाल, सी कह रहा महाराष्ट्र और डी कह रहा कर्नाटक में। तो देखिए, बल्लारपुर कागज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र में है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, बताइए, इनमें से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ए कह रहा है सिसली, बी कह रहा है विसुवियस और डी कह रहा है स्ट्रोम्बोली और सी कह रहा है स्ट्रोम्बोली और डी कह रहा है माउंट एटना। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने विसुवियस लगाया है तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पूछूं भारत में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है तो क्या नाम लेंगे आप, नारकोंडम। भारत में एक नारकोंडम है जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। बाकी यहाँ पे जो सिसली दिया हुआ है, यहाँ पे विसुवियस कहाँ पे है बताइए, विसुवियस इटली में है, ये क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, भारत में है। और माउंट एटना की अगर बात कर लें, माउंट एटना कहाँ पे है, ये भी इटली में है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, इटली में है। सिसली कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ए कह रहा है डेविस, बी कह रहा है फ्लोरिडा जलसंधि और सी कह रहा है यूकाटन जलसंधि, डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यूकाटन जलसंधि लगाया तो बिल्कुल सही बात है। यूकाटन जो जलसंधि है ये मैक्सिको, अब मैप पे अगर खोल रखे हो तो उसमें देखिए मैक्सिको की जलसंधि, मैक्सिको जलसंधि ये क्या करता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, यूकाटन जलसंधि। अगर डेविस स्ट्रेट की बात करें, कनाडा को ग्रीनलैंड से जोड़ती है, कनाडा और ग्रीनलैंड अलग करती है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है ना, यहाँ पे डेविस स्ट्रेट, इसलिए कनाडा और ग्रीनलैंड इसे सेपरेट होते हैं। और आर्कटिक और इसके बाद नीचे अंटार्कटिक दोनों जुड़ते हैं। बेरिंग जलसंधि की बात करें तो रसिया और अलास्का जो है अब इसमें यूएसए का है, तो रसिया और यूएसए को अलग करता है। तो सही हो गया हमारा यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, इसमें नहीं दिया, कुछ अन्य जोड़ लीजिएगा, आप मैप में देखते रहिएगा। अगर फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लोरिडा बी है। फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा किसको अलग करता है, फ्लोरिडा को क्यूबा से, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है फ्लोरिडा। और अभी हमने देखी ले यूकाटन जलसंधि, ये क्या करता है, मैक्सिको को कैरिबियन सी से अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, किससे बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, आपको ये बताना है। फास्फोलिपिड से, बी कह रहा है सेल्यूलोज से, सी कह रहा है कैल्शियम पेक्टेट से और डी कह रहा है पेप्टाइडोग्लाइकान से, पेप्टाइडोग्लाइकान से। तो बताइए इनमें से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान से, हमारा सही आंसर हो गया डी। और देखें सेल वॉल किस में पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है, और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, किसकी, सेल वॉल की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन का प्रकार नहीं है, संघनन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। ए कह रहा है धुंध, बी कह रहा है कोहरा और सी कह रहा है ओस, डी कह रहा है तुषार वृष्टि। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है संघनन का प्रकार। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगाया होगा। जिन लोगों ने लगाया ए धुंध तो बिल्कुल सही बात है। देखिए औद्योगिक जो धुएं निकलता है, स्मोक निकलता है उद्योगों से, वो क्या करता है, दिल्ली जैसे शहरों के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, एक तरह का डोम जैसी स्थिति बन जाती है और इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
तो उसको क्या कहते हैं, धुंध। ये किसी तरह का संघनन से इसका कोई संबंध नहीं है, संघनन के कारण नहीं होता ये। एक तरह का बहुत ज़्यादा स्मोक जब क्रिएट होता है, ऊपर लो हाई प्रेशर बना हो, और हाई प्रेशर को जैसे हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं, जिसकी वजह से इकट्ठा हो जाता है, डोम शेप आकार ले लेता है और सफोकेशन होने लगता है। इसीलिए दिल्ली में अब ऑड इवन लगाया जाता है। दिल्ली जैसे जैसे आप मान लीजिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी के सीज़न में लगाया जाए ऑड इवन, मतलब आप एक नंबर की गाड़ी एक ही दिन ले जा सकते हैं, अगले दिन डिफरेंट नंबर की, तो इसलिए चलाया जाता है ऑड इवन। ये किसकी वजह से, औद्योगिक धुएं की वजह से होता है धुंध। और बाकी सारे तो सही है, संघनन के कारण कोहरा भी होता है, ओस भी होता है, और तुषार वृष्टि भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन ए कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। कारण बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है। अगर आपको पता हो तो आप आसानी से कर लेंगे, इसका आंसर सही है ए। अगर आपने ए लगाया था तो बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। तो सही है, कारण और कथन दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंडविच गर्त और टेलीग्राफ पठार का संबंध निम्न में से किससे है? आपको अगर सैंडविच गर्त नहीं पता हो तो आप ग्राफ का नाम तो सुने ही होंगे। ग्राफ का नाम सुनते ही तुरंत आता है अटलांटिक महासागर। देखिए यह आकार का है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे जब यूएसए को और यूएसए कनाडा रीजन को यूके से जोड़ा जा रहा था तो टेलीग्राफ यहाँ से केबल ले जाई जा रही थी, बीच में एक पठार जैसी स्थिति मिली, इसका नाम रख दिएगा टेलीग्राफ पठार। इसको कहते हैं कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक का शेप आप देखेंगे तो यस के आकार का है, तो हमारा आंसर सही हो गया सी। सैंडविच गर्त कहाँ है? यहीं पे है, अटलांटिक महासागर में ही, और टेलीग्राफ पठार भी यहीं पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जलमंडल कौन सा है? जल डमरू मध्य कौन सा है? ए कह रहा है मलक्का स्टेट, बी कह रहा है बेरिंग स्टेट, सी कह रहा है फ्लोरिडा, और डी कह रहा है जिब्राल्टर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें बेरिंग स्टेट कहाँ पे है, बेरिंग स्टेट, मलक्का स्टेट, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर कहाँ पे हैं? अगर थोड़ा बहुत इनके बारे में मैप अगर लेके बैठे तो अच्छी बात है, नहीं लेके बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप मैप में देख लीजिए, फ़ोन में अपने सर्च कीजिए, इनके नाम आसानी से देखिए। अगर बेरिंग स्टेट की बात करें तो ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। अलास्का इधर है और रसिया वाला रीजन इधर है, और यहीं से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा ऐसे निकली हुई है, आप देखेंगे तो इस तरह से निकली हुई है, और जस्ट यहीं पे है बेरिंग स्टेट। सबसे नज़दीक हो गया हमारा आंसर बेरिंग स्टेट। अब चलिए मलक्का स्टेट की बात करते हैं। मलक्का स्टेट की बात करें अगर, तो मलक्का स्टेट क्या करता है? हिंद महासागर में ही स्थित है, और ये क्या करता है? हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है दोनों के एक दूसरे को, और ये किसको सेपरेट करता है? मलेशिया, सिंगापुर को सेपरेट करता है किससे? इंडोनेशिया से। ऐसे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर वाले रीजन में, इधर इतने बड़े रीजन में मलेशिया है, इधर मलेशिया हो गया, और एक छोटे से रीजन में सिंगापुर दिखेगा आपको, और नीचे इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा इंडोनेशिया, और यही इसी रीजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मलक्का स्टेट। अगर यहाँ पे देखें फ्लोरिडा स्टेट की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित, जिसको हमने पहले डिस्कस कर रखा है। जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को। जिब्राल्टर को देखेंगे तो स्पेन इस तरीके से है, इधर हो जाएगा मेडिटेरियन सी हमारा, और यहाँ पे हो गया मोरक्को इसे छोटा सा है, तो मोरक्को हो गया, ये स्पेन हो गया। दोनों के बीच में, दोनों को अलग करता है कौन सा? जिब्राल्टर स्टेट, या जोड़ता है, अलग करता है, मतलब इसका संबंध स्पेन और किससे है? मोरक्को से। चलिए अब नीचे कमेंट बताइए मोरक्को की राजधानी कहाँ है? अब यहाँ पे दिया हुआ है ज्वालामुखी और उसके देश, इनका संबंध किससे है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। जो सुमिलित नहीं है वही आपको बताना है। ए कह रहा है माउंट रेनियर का संबंध किससे है? बताइए। माउंट रेनियर। बी कह रहा है सबनकाया, कह रहा है इंडोनेशिया, और सी कह रहा है माउंट किनाबालू मलेशिया, और डी कह रहा है कोलामा मैक्सिको। तो बताइए इनमें से किस ज्वालामुखी का किस देश से संबंध सही नहीं है? चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माउंट कैनियर जो है यूएस से, तो बिल्कुल सही बात है। माउंट रेनियर जो है वो यूएसए से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सबनकाया इंडोनेशिया से संबंधित है, बताइए। नहीं, ये पेरू में है, इसलिए हमारा आंसर सही बी हो गया। और माउंट किनाबालू देखें तो मलेशिया में स्थित है, बिल्कुल सही है। कोलामा मैक्सिको में, ये भी सही है। उम्मीद है इसको ज़्यादातर लोगों से गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपको पता है तो आसानी से कर लिए होंगे। जिनको पता है वो बहुत आसानी से कर लेंगे, जिनको नहीं पता उनका गलत हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो आप बताइए आपका सही हुआ या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में
अल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार किसमें है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो बताइए, यहाँ पे अल्प्स पर्वत के बारे में अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आपको पता होगा ये कहीं ना कहीं सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है, इस रीजन में। और आप देखेंगे इंग्लैंड इधर पड़ता है, इस रीजन में पड़ता है। तो क्या पर्वत बीच में यहाँ पे है इंग्लिश चैनल? क्या इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके पर्वत निकल जाएगा? नहीं। तो हमारा गलत यहाँ पे तीन को आप आसानी से छाट सकते थे। अब देखते हैं क्या 3 को छाटने से उत्तर मिल जाता है। देखिए ये छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया। सही आंसर हमारा होगा डी। अगर आपको पता हो अल्प्स पर्वत के बारे में कौन कौन से देशों में ये नहीं पता आपको, तभी भी आप आसानी से इसको लगा सकते थे। ये सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सही किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती हैं। बताइए। ए कह रहा है सोन नदी, बी कह रहा है नर्मदा नदी, और 3 कह रहा है महानदी, और 4 दिया वो ताप्ती। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे ताप्ती, तो ताप्ती किससे निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। सतपुड़ा कहाँ पे? धूपगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर है धूपगढ़, तो सतपुड़ा से निकलती है। इसका सही आंसर, अगर 4 को आप कट करते हैं तो हम आपका आंसर निकल जाएगा ए। 1 मिनट, क्या पूछ रहे हैं? नहीं निकलती है, तो केवल नहीं निकलती है, तो हमारा तो एक ही नहीं निकलती ना, ताप्ती। तो ताप्ती यहाँ से सही हो गया। सोन नदी किससे निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी ये भी अमरकंटक से। महानदी ये भी अमरकंटक से। अगर देखें अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो मैकाल की ऊंची चोटी है, 1127 मीटर इसकी हाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर तारों और गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? जो तारे होते हैं और गैलेक्सी होते हैं, उनकी पृथ्वी के सापेक्ष में गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपको पता हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। डॉपलर प्रभाव के माध्यम से ज्ञात किया जाता है उनके सापेक्षिक गति, इसकी तुलना में वो कितनी तेज़ गति कर रहा है। अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो या खड़ी हो, जो भी हो, यहाँ से अगर एक ट्रेन गुजर रही है तो जैसे जैसे उस व्यक्ति से ट्रेन दूर होती है तो आवाज़ में कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसके आधार पर डॉपलर प्रभाव हम मापते हैं और स्पीड पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं, क्या करते हैं, उसकी गति को माप लेते हैं, गति की दिशा ज्ञात कर लेते हैं कि किस दिशा में वो जा रही है। बताइए अगर आपकी तरफ आ रही हो तो क्या होगा? आप यहाँ पे खड़े हो और ट्रेन आपकी तरफ आ रही हो तो क्या होगा, क्या महसूस करेंगे? धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ होगी वो बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, और जैसे वो आपसे दूर होगा तो क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। उसकी साउंड, जो ध्वनि होगी, साउंड, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। आपसे दूर जाएगा तो करीब आएगा तो बढ़ेगा। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं, डॉपलर प्रभाव उसको कहते हैं। चलिए आपको बताना है यहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। इसकी यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसको किस में मापा जाता है? ए कह रहा है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर। बी कह रहा है नैनोमीटर। सी कह रहा है हाफ क्यूबिक फुट, और डी कह रहा है क्यूबिक टन। किस में मापा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों को पता हो ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो बिल्कुल सही बात है, इसका एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश मंगोलिया है। क्या मंगोलिया है? आपको पता होगा तो आसानी से लगा लेंगे। दूसरा कथन कह रहा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा है। तो बताइए, ये क्वेश्चन तो एक बार हमने पूछा था, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें सबसे बड़ा लैंडलॉक देश जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है, जो कि लैंडलॉक है सबसे बड़ा। तो पहला हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे दिया 49 नहीं है, 38 है। 38 डिग्री पैरेलल किसको डिवाइड करता है? नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से सेपरेट करता है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो गया डी, क्योंकि दोनों कथन गलत हैं यहाँ पे। चलिए निम्नलिखित झीलों में से कौन से, मतलब जो झील हैं इनको दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन सी झील स्थित है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ तुर्काना झील दिया हुआ, विक्टोरिया झील दिया हुआ, और इसके बाद टंगानिया झील दिया, और फिर न्यासा झील दिया हुआ। तो आपको बताना है इनको सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सा है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए नहीं पता हो तो, क्योंकि तुक्का आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर देखें तुर्काना झील क्या है? इनमें से
इनमें सबसे ऊपर कौन सा है? तुर्काना झील सबसे नॉर्थ में है। और तुर्काना झील कहाँ पे? अफ्रीका में, केन्या के पास है तुर्काना झील। अगर विक्टोरिया झील की बात करें, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका में ही है। और इसे कौन कौन से देश सीमाएं साझा करती हैं, आप मैप में देखते रहिए। देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो बुरुंडी आएगा, फिर केन्या आएगा, रवांडा आएगा, तंजानिया आएगा, युगांडा आएंगे। ये 5 देश ऐसे हैं जो विक्टोरिया झील के आसपास स्थित हैं, सेचुरेटेड है। और फिर देखें यहाँ पे टंगानिया है, टंगानिया भी अफ्रीका में है। और इससे कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? इससे सीमा साझा करने वाले देश हैं बुरुंडी। बुरुंडी देखिए विक्टोरिया से भी साझा करता है बुरुंडी, और इससे भी साझा करे टंगानिया से भी। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, और फिर तंजानिया, जाम्बिया, ये सब साझा करते हैं 4 देश। किससे? टंगानिया से। न्यासा की बात करें, न्यासा भी अफ्रीका में है, और इसे 3 देश सीमा साझा करते हैं न्यासा से। कौन से? मलावी है, मोजाम्बिक है, और तंजानिया है। ये सबसे दक्षिण में है। तो आप मैप में देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी द्रोणी है का उदाहरण है? अच्छी द्रोणी का उदाहरण है। अच्छी द्रोणी आपको पता हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए अच्छी द्रोणी कुछ इस तरीके से होता है। ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको द्रोणी कहते हैं। और इस तरीके से इसी में कौन सा सागर बह रहा है उसके बारे में बताना है। क्या लाल सागर यहाँ पे दिया हुआ है? बी कह रहा है भूमध्य सागर, सी कह रहा है काला सागर, और डी कह रहा है कैस्पियन सागर। देखिए अच्छी द्रोणी में इनमें से बहने वाला, अच्छी द्रोणी का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर लाल सागर है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप नेट पे सर्च करेंगे एक्जिल ट्रॉफ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अच्छी द्रोणी तो बहुत बढ़िया से वहाँ पे फिगर इसका आ जाएगा। आप आसानी से फिगर देख के भी समझ सकते हैं। चलिए हम 41 क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आप इतना क्वेश्चन मैच कीजिए, आप नीचे बताइए कि आपने कितना इस 40 क्वेश्चन में से सही किया। अगर आप इसमें 40 में से 30 सही कर पा रहे हैं, 30 नहीं 20 भी सही कर पा रहे हैं, आप एग्जैक्ट 20 सही है तो भी आप सही हैं, इस सेट में क्वालिफाई हैं। अब अगला पार्ट इसका भी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।